रमेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट इन हिस्ट्री, फिरोज गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर में कार्यरत हूँ। बीए प्रथम क्लास के विद्यार्थियों को इतिहास एक महत्वपूर्ण विषय है। इतिहास जैसे महत्वपूर्ण विषय को वो अपना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इतिहास उन विद्यार्थियों को तब समझ आएगा जब वो इतिहास के स्रोत के बारे में उन्हें जानकारी होगी कि इतिहास क्या है। और जब एक इतिहासकार इतिहास का निर्माण करता है, इतिहास को बनाता है, घटना को किस दृष्टि से वो देखता है, तो ये उसे जो स्रोत है, जो सोर्सेज है, उनसे उसे पता लगेगा। वैसे इतिहास क्या है? बीते हुए समय की एक कहानी है। जब से मनुष्य इस धरती पे आया है, हर रोज वह कुछ ना कुछ नया सीखता रहा। बराबर जीवन से ऊपर उठ करके धीरे धीरे उन्नति करता हुआ, प्रकृति से सीखता हुआ, और आज इस स्टेज के ऊपर आ गया। बराबर जीवन उसने व्यतीत किया, बड़ी कठिनाइयों का दौर, अपने आप की रक्षा, जंगली पशुओं से अपनी रक्षा, उसके लिए एक अहम मुद्दा था। लेकिन वह घबराया नहीं और आगे से आगे बढ़ता रहा, और आज इस विकास के युग के अंदर वह प्रवेश कर गया है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जब इतिहास का निर्माण किया जाता है, इतिहास को बनाया जाता है, और इसी संदर्भ में प्राचीन भारतीय इतिहास को जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उन्हें कहां कहां से पता चलता है। आज ये हमारा एक मुख्य टॉपिक रहेगा। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। परिश्रम करने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, किताबों को अपना मित्र बनाने की आवश्यकता है। जो विद्यार्थी किताबों से प्रेम करता है, किताबों को अपना मित्र बनाता है, वह अपने जीवन के अंदर कभी असफल नहीं हो सकता। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत स्रोत है हमारे पास, साधन बहुत है। लेकिन स्वतंत्रता से पहले भी अंग्रेजों के सहयोग से भारतीय इतिहास को अंधकार से प्रकाश में लाने का कार्य किया गया। अंग्रेजों के समय में भी कई जगह पर खुदाइयाँ हुई। उस समय कुछ गजट निकलते थे, उनके अंदर उनको प्रकाशित भी किया गया, लेकिन बहुत कम लोगों का ध्यान ऐसी खुदाइयों के ऊपर गया। वैसे हम जब प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो विद्यार्थियों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी कठिनाई रही है कि कई बार हम पढ़ाते हैं, आप लोग पढ़ते हो, तो उस समय बीच बीच में इतिहास की कड़ी के बारे में जानकारी हमें नहीं मिलती, और जिसको हम कह देते हैं कि उस समय ये स्थिति जो है वो अंधकार में रही, हमें जानकारियाँ नहीं है। क्यों नहीं है जानकारियाँ? क्योंकि प्राचीन समय के अंदर राजा रजवाड़ों के अंदर भी ऐतिहासिक अरुचि का अभाव रहा। भारतीय लोगों के अंदर प्राचीन काल से इतिहास के प्रति कोई ज़्यादा अरुचि नहीं थी, और राजनीतिक घटनाओं का भी ठीक प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया। जो भी राजा हुए उस सभी लिखा तो गया इतिहास, लेकिन वो इतिहास राजा लोगों के इर्द गिर्द, राजा लोगों की लड़ाइयों के बारे में, उनकी निजी कार्यों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन आम लोगों का इतिहास उस काल के अंदर नहीं लिखा गया। एक समस्या और आती है हमारे सामने कि क्रम अनुसार इतिहास का अभाव है। बीच बीच में इतिहास हमें मिलता है राजाओं लोगों का, बीच बीच में सुंगों का मिल गया, कुषाणों का मिल गया, गुप्तों का मिल गया, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा भाग रह जाता है और
जिसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी नहीं है, पूर्ण जानकारी नहीं हो रही है। एक भारत हमेशा से धर्म प्रधान देश रहा है, तो धर्म और दर्शन को ज्यादा महत्व दिया गया। राजनीतिक इतिहास की जगह ज्यादातर धर्म और दर्शन के ऊपर बल दिया गया। इस जन्म को सुधारने के लिए और इस जन्म के साथ साथ अपने परलोक को सुधारने के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। पूजा पाठ, यज्ञ आदि का सहारा लिया गया और जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक इतिहास लेखन की बजाय मुक्ति मार्ग के लिए धार्मिक ग्रंथों के लेखन के ऊपर अधिक जोर दिया गया, और जिस वजह से भी हमें पूर्ण रूप से इतिहास के बारे में थोड़ा परिश्रम कठिनाई होती है। और प्राचीन ग्रंथों और में भी मिथक और तथ्यों का सम्मिश्रण है। प्राचीन ग्रंथ जो है हमारे, उन ग्रंथों के अंदर भी कुछ कथा कहानियों का ज्यादा सहयोग लिया गया है। ओरिजिनल तथ्य की बजाय मिथक कहानियां जो है, जब एल-ए-बिरूनी आया महमूद गजनवी के आक्रमणों के दौरान, तो उसने भी भारतीय लोगों से इतिहास के बारे में पूछा, तो लोग जो थे वो इतिहास की घटना की बजाय कथा और कहानियां सुनाने अलग जाती थी। तो इसी प्रकार से जो हमारे प्राचीन ग्रंथ जो हैं, जो धार्मिक साहित्य से रिलेटेड है, तो उनके अंदर भी कुछ मिथक बातें हैं, तो जिनकी वजह से भी हमें इतिहास के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती। भारत की सामाजिक संरचना जो है वो भी ऐसी रही है। तो आपको पता ही है कि भारत की सामाजिक संरचना जो है वो एक बराबर नहीं रही है। तो प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना जो है वो जाति प्रथा के ऊपर आधारित रही है। वर्ण व्यवस्था के बाद में जाति व्यवस्था के ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी विभाजित हो गई, और व्यवस्था ऐसी रही तो जिसके अंदर प्रत्येक जाति के लोग जो थे वो दूसरी जाति के साथ पूर्ण रूप से घुल मिल करके नहीं रह सके, और सभी लोग जो है वो अपनी अपनी जाति के अनुसार ही कर्म करते रहे। तो जैसे धर्म, शिक्षा और साहित्य से संबंधित कार्य जो था अब वो ब्राह्मण लोगों ने किया, युद्ध और शासन संबंधी कार्य क्षत्रियों ने किया, और इनके बीच में वैश्य जो बच गए, खेती बाड़ी करने वाले लोग जो थे वो खेती बाड़ी, व्यापार आदि का काम करती रही, और कुछ जातियां बाकी लोग रह गए, वो इन तीनों की सेवा करके और अपना भरण पोषण करने लग गई। तो ये सामाजिक संरचना जो थी वो केवल ऊपर के एक ही वर्ण के हाथ में रही, और उन्होंने ज़्यादातर धर्म और दर्शन के ऊपर ही ज़्यादा जोर दिया। तो जिससे भी एक प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें सबूत जो है वो थोड़े अपर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव रहा। समय समय पर हिंदुस्तान की राजनीतिक अवस्था का सबसे बड़ा दोषपूर्ण परिणाम ये रहा कि राजनीतिक एकता आई और वो भी थोड़े समय के लिए आई। ये नहीं कि कभी राजनीतिक एकता आई नहीं, बार बार भारतवर्ष के अंदर राजनीतिक एकता आई। कन्याकुमारी से लेकर के और दक्षिण तक भारत एक राजाओं के अधीन भी रहा, आपस में सामंजस्य भी रहा, व्यापार, सांस्कृतिक बहुत उन्नति भी की भारतवर्ष ने इन राजाओं लोगों के नेतृत्व में, जैसे मौर्य शासकों के समय में, गुप्त राजाओं के समय में, तो बहुत उन्नति भी किया। लेकिन ये राजनीतिक एकता जो है वो थोड़े समय के लिए रही, और छोटे छोटे भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों के अंदर बंटा रहा। छोटी छोटी रियासतें उन लोगों की, उन राजाओं लोगों की रही, और जिसकी वजह से बार बार छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य स्थापित हो गए, और जिनकी वजह से कोई कर्मबद्ध इतिहास नहीं लिखा गया। छोटे छोटे राजा जो थे वो अपने अपने क्षेत्र का ही इतिहास पूर्ण रूप से नहीं लिख सके। तो इतिहास की जो कड़ियां हैं वो छोटी छोटी रह गई।
और जिनको मिलाने में अब इतिहासकार लगे हुए हैं। और कुछ समय के पश्चात नए नए परिणाम जो है वो हमारे सामने निकल करके आएंगे। कुछ समय के साथ प्राचीन ग्रंथ जो थे, बहुमूल्य प्राचीन ग्रंथ जो थे, वो नष्ट भी हो गए। और इसलिए उनके नष्ट होने की वजह से, क्योंकि समय समय पर विदेशी आक्रमणकारी आते रहे और उन आक्रमणकारियों ने हमारी बहुमूल्य ऐतिहासिक जो धरोहर जो थी उसको या तो अपने साथ उठा करके ले गई, या उसको व्यर्थ का समझ करके और उसको जला दिया, नष्ट कर दिया, और वो इतिहास की बहुमूल्य सामग्री जो है वो समाप्त हो गई। यदि आज वो सामग्री हमारे पास होती तो प्राचीन भारतीय इतिहास का जो भाग हमें अदृश्य दिखाई देता है वो पूर्ण रूप से प्रकाश के अंदर होता। तो इस प्रकार से जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो कठिनाइयां मैंने आज आप लोगों को बताई। धीरे धीरे ऐसी कठिनाइयां दूर हो रही हैं। फिर देखते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो धार्मिक साहित्य और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, फिर है फॉरेनर अकाउंट, विदेशी यात्रियों का वर्णन, एक लोकधारा भी है, फोक लॉर, लोकधारा भी है जो गीतों के अंदर गाई जाती है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्राप्त हो रही है। जैसे गांव के अंदर विवाह शादियों के गीत गाते हैं, होली के गीत गाते हैं, अन्य त्योहारों के गीत गाते हैं, अन्य कुछ वीर पुरुषों के जीवन से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं। तो उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरातात्विक स्रोतों को। तो पुरातात्विक स्रोत जो है, हाँ सही है, हमारे बहुत एविडेंस है, वो धरती के अंदर नीचे दबे हुए हैं। समय के साथ साथ सभ्यताएं समाप्त हो गई, विभिन्न कारणों के द्वारा समाप्त हो गई, और उनके समाप्त होने के पश्चात जो कुछ पीछे रह गया वो भी ऐतिहासिक दृष्टि से हमें अंधकार से प्रकाश में लेकर के आ रहा है। तो अभिलेख, प्राचीन भवन, मुद्राएं, शिलालेख, ये जो हैं, तो इनसे हम, ये पुरातात्विक स्रोत है हमारे पास, और इन स्रोतों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। कुछ तो सबसे पहले हम लेंगे पुरातात्विक स्रोत के अंदर अभिलेखों को। तो प्राचीन काल के अंदर राजा लोगों के द्वारा पत्थर की शिलाओं के ऊपर, स्तंभों पर, ताम्र पत्रों के ऊपर, भवनों की दीवारों पर मुद्राओं, मोहरों और मूर्तियों इत्यादि के ऊपर महत्वपूर्ण बात को उत्कीर्ण कर दिया गया, लिख दिया गया। और इन अभिलेखों में मौर्य सम्राट के स्तंभ लेख और शिलालेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समूचे भारत में कोई सैकड़ों अभिलेख जो हैं वो हमें अशोक के प्राप्त हुए हैं। मास की शिलालेख में तो सभी अशोक नाम लिखा हुआ है। अलग अलग उस क्षेत्र में अलग अलग उस समय जो लिपियां जो थी, भाषा जो थी, उसी के अंदर उनको लिखा गया है। ब्राह्मी लिपि में है, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी, और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अंदर अभिलेखों की जो लिपि जो है वो खरोष्टी है, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। हैदराबाद और मास्की के अभिलेखों भी अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। देवानाम प्रियदर्शी, ये उनकी उपाधि थी अशोक की। अच्छे कार्य की। कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक का जीवन जो है
वो पूर्ण रूप से बदल गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और जनता के कल्याण के लिए अशोक ने अपने देश भारतवर्ष में और भारत के साथ साथ विदेशों के अंदर भी मानवता को बचाने के लिए युद्ध जो मानवता को समाप्त कर रहे थे और धर्म विजय का रास्ता खुद ने भी अपनाया, अन्य राजाओं को के पास संदेश भेजी। उनसे वो अशोक महान हुआ व्यक्ति या राजा कोई हो जाए, अच्छे कार्य करने से वह महान होगा, ऐसा कुछ दे तो जिससे समाज ग्रहण करे और आगे बढ़े और विकास की ओर अग्रसर हो सके। तो इस प्रकार से स्वयं अशोक ने के अभिलेखों से हमें प्राप्त मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इन अभिलेखों के बारे में सबसे पहले 1837 के अंदर जेम्स प्रिंसेप को सफलता प्राप्त हुई और जेम्स प्रिंसेप जो हैं इन्होंने इन अभिलेखों को इकट्ठा किया, इनकी लिपि को पढ़ा और फिर किताबों के अंदर इनको लिखा गया। इसी प्रकार से अशोक महान के पश्चात हमें अन्य राजाओं के अभिलेख प्राप्त, कुषाणों के अभिलेख प्राप्त होते हैं, कुषाणों के सिक्के प्राप्त होते हैं। शाओ नानो शाओ, कनिष्को कुषाणो, वैसेलियोन कनिष्को कुषाणो, ये उनके सिक्कों के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद में गुप्त राजाओं के बारे में देखो, इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति जो 33 लाइनों के अंदर लिखी हुई है। समुद्रगुप्त का पिता चंद्रगुप्त प्रथम बूढ़ा हो गया है, राजगद्दी देना चाहता है और थोड़ा सा व्याकुल है उस समय। तो वहां से लेकर के और समुद्रगुप्त के सारे जीवन, आरंभिक जीवन, इनकी वंशावली के बारे में हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की जो 33 लाइनें हैं, आरंभ की लाइनें कुछ थोड़ा सा टूट फूट गई हैं और बहुत ही बढ़िया है। समुद्रगुप्त का एक अधिकारी है हरिसेन, जो संधि करने वाला अधिकारी है। खाद्यान्न पाकीकस्य है, शाही भोजनालय का जो अध्यक्ष है। तो उसने ये प्रशस्ति लिखी है। अभिलेख अलग होता है, अभिलेख होता है कोई राजा के द्वारा एक आदेश जारी किया गया हो। प्रशस्ति होती है जीवन काल के अंदर किसी राजा ने क्या क्या कार्य किए। जैसे समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत को जीता, उत्तरी भारत के बाद में दक्षिण भारत को जीतता है और इन विजयों के पश्चात भारतवर्ष के आसपास के पड़ोसी राजा जो हैं अब वो भी उसकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। और समझदारी समुद्रगुप्त ने ये की कि दक्षिण के राजाओं को जीत करके और उनके राज्य उन्हीं को वापस लौटा दिए और वो प्रतिवर्ष समुद्रगुप्त को टैक्स देने लगे। तो ऐसी जानकारी जो है वो इन अभिलेखों के द्वारा हमें प्राप्त होती है, जो लिखित रिकॉर्ड है। अंधकार से प्रकाश में लाने का सटीक हमारे पास स्रोत है। तो वही ऐसे और राजाओं की बहुत से राजा जो हैं, ऐसे अभिलेख जो हैं, चाहे वो पत्थर के ऊपर हो, चाहे ताम्र पत्थर हो, जैसे हर्षवर्धन के बारे में बांसखेड़ा और मधुबन से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इनकी वंशावली के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि हर्षवर्धन उत्तरी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला और इसके पश्चात उत्तरी भारत के अंदर एक विखंडन की प्रक्रिया आरंभ होती है। छोटे छोटे राजाओं के अंदर उत्तरी भारत बंट जाता है और एक बार के लिए राजनीतिक एकता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये जो जानकारी है, तो इससे हमें इतिहास के बारे में शिलालेखों से, अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है। दूसरे है सिक्के। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक संबंधी स्रोत में कॉइन्स का बड़ा महत्व है, सिक्कों का बड़ा महत्व है और प्रत्येक प्राचीन सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह भी उत्कीर्ण हैं। इन पर किसी भी तरह के छोटे छोटे लेख भी इनके ऊपर लिखे हुए हैं। जो शुरू के जो सिक्के प्राप्त हुए, जिनको हम आहत सिक्के कह देते हैं, उनके ऊपर लेख नहीं है। बाद के राजा लोगों के जो है गुप्त काल के जैसे हैं, उनके अंदर लेख भी लिखे हुए हैं। तो इनको आहत सिक्का
या पंचमार्क सिक्के कह देते हैं। ये सिक्के चांदी के, तांबे के और सोने के बने हुए हैं। और तक्षशिला में मगध, मैसूर, दक्षिण, सुदूर दक्षिण से हमें इस प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो भारतवर्ष के अंदर 206 ईसा पूर्व से लेकर के और 300 ईस्वी तक का इतिहास जो है वो इन सिक्कों पर आधारित है, इन क्वाइंस के ऊपर। जो उस समय राजा हुए, उन राजाओं ने जो सिक्के चढ़ाए, तो जगह जगह से वो सिक्के प्राप्त हुए और हमें इन राजाओं के निजी जीवन के बारे में, उनके के समय की आर्थिक समृद्धि के बारे में हमें इन सिक्कों से जानकारी प्राप्त होती है। हिंद यूनानी शासकों के 30 सिक्के भी मिले हैं, जो भी हमें ये दर्शाते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के ऊपर हिंद यूनानी राजाओं ने भी एक लंबे समय तक अपना शासन करते हैं। इसके साथ साथ इन सिक्कों के द्वारा राजाओं के नाम, देवी देवताओं के नाम, तिथियां और चित्र भी मिल जाते हैं और उस समय की राजनीतिक अवस्था, धार्मिक अवस्था, आर्थिक अवस्था के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हिंदुस्तान की कला जो है वो सदा से बड़ी महान रही है और ये सिक्के जो हैं इनसे देश की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। तो गुप्त काल के अंदर, समुद्रगुप्त के समय के अंदर 6 प्रकार के सोने के सिक्के चलाई गई। तो जिससे हमें पता चलता है कि गुप्त काल को तभी तो स्वर्ण युग कहते हैं। इतना विकास उस काल के अंदर हुआ, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र के अंदर, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर, राजनीतिक एकता थी देश के अंदर लंबे समय तक। और जब देश के अंदर राजनीतिक एकता होती है, शांति होती है, तो विकास अपने आप होने लग जाता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि व्यक्ति के दिमाग में, व्यक्ति के परिवार में, व्यक्ति के घर में यदि शांति होगी तो वह विकास की ओर बढ़ेगा। उसके दिमाग में नए विचार आएंगे और विचारों पर वह अमल करेगा और समाज के लिए अच्छा कार्य करेगा, अपने परिवार के लिए अच्छा कार्य करेगा। तो इस प्रकार से इन गुप्त काल के सिक्कों से हमें भगवान विष्णु, गरुड़ जैसे देवी देवताओं के चित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हमें ये पता चलता है कि गुप्त शासक जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक थे। हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध पराक्रम सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है। एक तरफ घोड़े का चित्र है, राजा रानी प्रकार का सिक्का है। हमें राजा लोगों की व्यक्तिगत रुचि के बारे में पता चलता है। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है कि समुद्रगुप्त जो थी वीणा बजाने में इतना माहिर था कि नारद और तुम्बरू को भी पराजित कर देता था। इतनी अच्छी उसकी जानकारी थी, इतनी अच्छा बजाता था वीणा। तो वीणा बजाते हुए उनका एक सिक्का भी हमें प्राप्त हुआ है। तो जिससे हमें राजा लोगों की निजी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियां, स्कल्पचर जिनको कह देते हैं, भवन और स्मारकों की भांति मूर्तियां भी भारतीय इतिहास के निर्माण के अंदर अहम भूमिका निभाती हैं। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थानों की जो खुदाई हुई हैं उनमें मातृ देवी की मूर्तियां मिलना, भगवान शिव की मूर्ति पाशुपत शिव की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। अन्य जो मूर्तियां मिली हैं, एक कांस्य की जो मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके बाएं हाथ में चूड़ियां दिखाई गई हैं। तो इन मूर्तियों से हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे कुषाण काल के अंदर गांधार कला और मथुरा जो कला के बड़े अच्छे केंद्र थे और वहाँ पर महात्मा बुद्ध की जो बड़ी सुंदर सुंदर जो मूर्तियां बनाई गई, तो घुंघराले बाल दिखाई गई और महात्मा बुद्ध को एक देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया।
एक हाथ उनका भय अब मुद्रा के अंदर दिखाया गया, क्योंकि आपको पता ही है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इस बौद्ध धर्म के अंदर कुछ भी भेद आ गए थे और आगे चल करके ये दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान के अंदर। ठीक है, तो इन मूर्तियों से भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। लगभग 30 मिनट का हो गया, तो हाँ, तो बच्चों आज इतना ही करेंगे।